Hello and assalamu alaikum friends. Welcome to lecture number 8 part 2. फ्रेंड्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ स्टेट कैसे हुई थी और कुछ एराज जो है हमने कवर किए थे। जो हमने एराज कवर किए थे उनमें से आ जाते हैं स्टेटलेस सोसाइटीज़ ऑफ द प्राइमेटर टाइम्स, द ट्राइबल किंगडम्स, द ओरिएंटल एम्पायर्स। तो हमने वहाँ तक किया था। आज हम ग्रीक सिटी स्टेट्स और पोलिस के जो है इराक को या उनकी जो जो कंट्रीब्यूशन थी उनको समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया एक स्टेट को स्टेट बनाने में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो पिछले लेक्चर्स को देखने या पिछले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पिछले वीडियोस हैं वो आप वॉच कर लें तो आपके जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। शुक्रिया। अच्छा जी, शुरू करते हैं द ग्रीक सिटी स्टेट्स और पोलिस। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि सिटी स्टेट, ग्रीक ने एक कॉन्सेप्ट दिया था सिटी स्टेट का जिसको उन्होंने पोल्स कहा था। पोल्स की माने उन्होंने कहा थी कि ये सिटी स्टेट है। वो एंशियंट ग्रीक्स ने ये आइडिया दिया था। देखिए, एंशियंट ग्रीक्स के लिए जो जो प्लेस थी ना ग्रीस की, जिसको एथेंस, जहाँ पे ये इन्होंने फार्मूला बनाया था और इस फार्मूले को जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, वो जो लोकेशन थी ना वो जोग्राफिकली बड़ी ही जो है बेहतरीन लोकेशन थी। बड़ी ही जोग्राफिकली अच्छी लोकेशन पे थे। वहाँ पे सी भी उनको लगता था, माउंटेन साइड भी थी, वैलीज भी थी। तो ये उनके लिए बड़ी ही जो है क्या क्या कह सकते हैं कि फेवरेबल जो है कंडीशन थी और फेवरेबल उनके पास लोकेशन थी। देवर आइसोलेटेड, वो किसी दूसरी जो है कौमों से कनेक्टेड नहीं थे, आइसोलेटेड थे। तो वहाँ से जो है आइसोलेटेड थे और इंडिपेंडेंट थे। तो वहाँ से जो उनके फ़िलासफ़र्स थे, वहाँ से जो उनके लोग थे, तो उन्होंने जो है उनके पास आइडियाज़ और थिंकिंग की जो क्वेस्ट थी ना वो उनके पास थी, क्योंकि वो किसी बिलीफ से को जो है बिलीव नहीं करते थे। कोई उनकी बिलीफ नहीं थी, रिलीजन जिसको हम कहते हैं, लेड बाय नो रिलीजन और प्रीस्टहुड। तो वो फ्री थे, कोई उनको गाइड करने वाला, कोई उनको उनके माइंड को शेप करने वाला नहीं था। और वो उनको नेचुरली जो है उनके आइडियाज़ और उनकी जो थिंकिंग थी वो शेप हो रही थी। तो उनके जो आइडियाज़ और जो माइंड वर्क कर रहा था वो उनके ही जो इलाका था, जो उनकी सराउंडिंग थी, उनके मुताबिक ही वो वर्क कर रहे थे और थिंक कर रहे थे। तो अपने ही सिस्टम को बनाने के लिए उन्होंने जो है थिंकिंग की। अच्छा जी, तो लव और लिबर्टी पे बिलीव करते थे, जो कि उनको नुमाया करता था अगली कौमों से जो बिलीफ के ऊपर बिलीव करते थे और बिलीव ही उनको ड्राइव करता था। तो जो है उनसे वो नुमाया थे। अच्छा जी, तो स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, जब वो किसी रिलीजन और प्रीस्टहुड के जो है के जो है उस पर बिलीव नहीं करते थे, या वो ड्राइविंग फोर्सेस नहीं थी जो उनके माइंड को शेप करें, उनके माइंड को प्रोग्राम करें एक सर्टेन वे में। तो उनके उनके जो माइंड थे वो फ्री थे। देखिए, माइंड फ्री था तो उसका क्या हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, उनके पास एक स्पिरिट आ गई फ्री इंक्वायरी की, तो फ्री इंक्वायरी करने लगे। तो वो सर्च करने लगे, सर्च फॉर ट्रुथ, ब्यूटी एंड virtue were important features of the ancient Greeks, which distinguished them from the other ancient people who were bound by trammels of religion and custom, accuracy and despotism. अच्छा जी, वो जो है ग्रीक स्टेट ग्रेजुअली एवॉल्व भी हुई। पहले वो जो थे मोनार्क थे, उसके बाद उन्होंने एरिस्टोक्रेसी को उसकी तरफ जो है एवॉल्व हुए, और देन वो डेमोक्रेसी की तरफ आए जिसको हम एथेंस कहते हैं। अच्छा जी, ग्रेजुअल चेंज, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। तो ये उनकी ग्रेजुअल चेंज थी। आखिर जो एथेंस जिसको हम पढ़ते हैं, जो एक आइडियल स्टेट कंसीडर की जाती थी, जिसके ऊपर बहुत सारे फिलोसोफर्स ने बात की और उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए, वो जो थी वो डेमोक्रेसी थी।
तो प्लेटो ने भी इस पे बात की, अरिस्टोटल ने भी इस पे बात की, और सोक्रेट जो प्लेटो के टीचर थे, उन्होंने भी इस चीज़ पे ही बात की थी। तो ये तीनों ही जो है इन चीज़ पे इसी चीज़ पे बात कर रहे थे। लेकिन जो है ये वो डेमोक्रेसी नहीं है जो कि डेमोक्रेसी आज हमें है जानते हैं। वो ये डिफरेंट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी थी जो कि आगे आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, ओरिएंटल एम्पायर हम पढ़ के आए थे लास्ट लेक्चर में, पार्ट 1 में, लेक्चर नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 में। और हमने ओरिएंटल एम्पायर को पढ़ा था और जाना था कि ओरिएंटल एम्पायर क्या था और कैसे उसने स्टेट में कंट्रीब्यूशन की। तो ये कुछ डिस्टिंक्शन है बिटवीन ओरिएंटल एम्पायर एंड ग्रीक स्टेट। तो देखते हैं कि क्या इन दोनों में डिस्टिंक्शन है और कैसे ये जो है एक दूसरे से अपोजिट हैं या डिफर करते हैं। ओरिएंटल एम्पायर, डेस्पोटिज्म ऑफ द रूलर। रूलर जो था वो बड़ा ही डेस्पोटिक था और बड़ा ही जो है कह सकते हैं कि क्रूअल था। वो आवाम को अपना गुलाम समझता था और जो लैंड थी, जो भी जगह थी, वो उसको अपनी मिल्कियत समझता था। तो ये जो है ओरिएंटल एम्पायर में था। लेकिन ग्रीक स्टाइल में क्या था? लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल फ्री था। अच्छा, कौन से इंडिविजुअल फ्री थे वो अलग बात है, वो जब हम पढ़ेंगे प्लेटो की फ़िलासफ़ी और अरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी, उन्होंने क्या कहा कि लिबर्टी किसके पास है और किसके पास नहीं है, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन लिबर्टी का एलिमेंट यहाँ पे था। ओरिएंटल एम्पायर में तो कोई जो है लिबर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे डेस्पोटिज्म था। सेकंड पॉइंट है पॉलिटिकल एंड सोशल कंजर्वेटिज्म। कोई जो है पॉलिटिकल और सोशल जो है आज़ादी नहीं थी, और एक ही डेस्पोटिक रूलर था, वो उसकी डेक्री हुआ करती थी और वो जो चाहता था वही होता था, और उसको उसकी डेक्री और उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं था। सारे जो उसके बंदे थे, जो लोग रहते थे, वो उसके गुलाम थे, और गुलामों का काम यही था कि भाई उसकी डिग्री को ओबे करना। लेकिन अनलाइक ओरिएंटल एम्पायर, ग्रीक स्टेट में फ्री एंड इक्वल पार्टिसिपेशन थी। वहाँ पे फ्री और इक्वल पार्टिसिपेशन थी, जो भी आए भाई आप आके पार्टिसिपेट करे और अपने राइट्स, अपने वॉइस को रेस करे। लेकिन थोड़ी चेंजेस थी, थोड़े इसमें भी कुछ और बातें हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ तक इनके डिफरेंस की बात जब आती है तो ये जो है नुमायाँ डिफरेंसेस हैं। थर्ड जो कि पॉइंट है ग्रीक स्टेट का, वो ये है कि डायरेक्ट एंड एक्टिव कोऑपरेशन। उन्होंने कहा कि जो भी जो कि उस सिटी स्टेट में रहता है, उनकी डायरेक्ट और एक्टिव कोऑपरेशन होगी एक सिटी स्टेट को बनाने में। सिटीजन्स जो कि रहते थे सिटी स्टेट में, वो सोल्जर भी हो सकते थे, जज भी हो सकते थे, और गवर्निंग असेंबली भी हो सकते थे, और वो गवर्नर भी हो सकते थे और गवर्न भी हो सकते थे। तो ये एक बड़ी ही नुमायाँ खसूसियात थी इसमें सिटी स्टेट में, ग्रीक सिटी स्टेट में। वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक स्टेट थे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। डिफेक्ट्स एंड वीकनेसेस इन ग्रीक स्टेट्स। लाइक ऑल अदर सिस्टम्स, पॉलिटिकल सिस्टम्स, ग्रीक स्टेट्स जो हैं वो भी किसी डिफेक्ट से खाली नहीं थी, उनमें भी डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से वो जो ग्रीक स्टेट थी वो ख़त्म हुई और उसको किसी ने इन्वेट कर लिया और उनको कन्क्वेस्ट कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, और उनको तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। वो क्यों हुई और किस वजह से हुई, तो वो समझते हैं। Their love of liberty and independence or patriotism degenerated into constant rivalry and feuds among them. देखिए, ज़्यादा मोहब्बत और ज़्यादा इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी थी, वो जो है उनका ही जो है नुकसान, स्टेट का ही नुकसान कर बैठी। इस तरीके से कि आज़ाद ख्यालात के लोग थे, आज़ादी थी, तो आज़ादी देखें, आज़ादी आपको पॉजिटिव आज़ादी भी हो सकती है और नेगेटिव आज़ादी भी हो सकती है। नेगेटिव देखिए, पॉजिटिव एक इंडिपेंडेंट बंदा होगा तो उसमें पॉजिटिव ख्यालात भी आएंगे और नेगेटिव ख्यालात भी आएंगे। पॉजिटिव वाला स्टेट के लिए बेहतरी सोचता होगा, लेकिन नेगेटिव वाला तो स्टेट के लिए या अपने मुफाद के लिए सोचता होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक फ्यूड क्रिएट हो गया और कांस्टेंट राइवलरी हो गई और एक दूसरे को मारने लगे, जिसकी वजह से जो स्टेट थी, जो उनका कॉन्सेप्ट था, वो जो है अफेक्ट हुआ। क्लासेस एंड पार्टीज इन एवरी ग्रीक सिटी quarreled विथ वन another। जो भी क्लासेस और पार्टीज थी, वो ग्रीक भी, वो खुद जो है एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, ठीक है ना।
एक देखिए सिटी स्टेट एक नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी सिटी स्टेट। तो वो क्या करते थे, एक दूसरे से लड़ते थे और अपना ही नुकसान करते थे। तो ये भी एक बड़ा डिफेक्ट था। देवर यूनाइट इनटू सिंगल, देवर नॉट यूनाइटेड, देवर नॉट यूनाइटेड, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है। देवर नॉट यूनाइटेड, देवर नॉट, they never united into ए सिंगल सिटी स्टेट। वो सारी जो सिटी स्टेट थी ना, वो कभी भी एक सिटी स्टेट में जो है कन्वर्ज नहीं हुई। वो डिस्टिंक्ट ही रहीं, अलग से रहीं और अलग से अपना सिस्टम चलाती रहीं, जिसकी वजह से उन सारों को नुकसान हुआ। देयर परपेचुअल वार्स एंड फ्यूड्स enabled मैसिडोनियन किंग्स एंड देन रोम टू conquer them all। उनकी परपेचुअल वार चलती थी, परपेचुअल वार थी तो लूप होल्स जो है जनरेट होते थे और अपने ही उनके मुखालिफ हो जाते थे। इस वजह से जो है मैसिडोनियन और जो है रोम को एक जो है फ्री स्पेस मिली वहाँ पे जो है अपना हुक्म और अपना रूल करने के लिए। तो उन्होंने उनको कॉन्क्वेस्ट कर लिया। स्लेवरी को बड़ा ही प्रमोट किया गया है यहाँ पे। उन्होंने बताया कि जो भी फिलासफर रह चुके हैं, बहुत सारे जो फिलासफर रह चुके हैं, उन्होंने जो है स्लेवरी को बड़ा ही प्रमोट किया है। अच्छा जी, तो मैं एक अरिस्टोटल हैं, अरिस्टोटल जो हैं उन्होंने स्लेवरी को प्रमोट किया है। अच्छा, ग्रीक डेमोक्रेसी वाज डायरेक्ट, ग्रीक डेमोक्रेसी वाज डायरेक्ट। तो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी, वो किस तरीके की डायरेक्ट फॉर्म होती है समझने की कोशिश करते हैं। वो यानी कि देखिए ना, जो भी वहाँ, क्योंकि पीपल वर इंडिपेंडेंट, तो कोई भी आता था, किसी भी एक जो है असेंबली लगती थी तो अपना वो जो है वॉइस रेस करता था, आम आदमी भी, और कहता था कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, और ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो डायरेक्ट फॉर्म थी। तो वहीं वहीं पे डिसीजन होते थे और वहीं पे जो है एक कंसेंस किया जाता था और एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हल किया जाता था। तो ये तरीके की जो है डेमोक्रेसी थी। उसके अलावा जी, जो कि सही नहीं थी, क्योंकि सारे जो है इंटेलेक्चुअल्स, सारे जो बंदे हैं वो इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकते, सारों को जो है स्टेट के जो मामलात हैं उनको समझ नहीं हो सकती। तो इस वजह से डायरेक्ट जो है फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वो उनका ही डिफेक्ट बना। स्मॉल साइज ऑफ सिटी बिकेम वीकनेस। उन्होंने बड़ी ही जो है छोटी सिटी को एक स्टेट बना लिया था और जो कि उनकी वीकनेस बन गई। एक छोटी स्टेट जो है उनके जो दूसरे मामलात हैं, दूसरे जो इश्यूज हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए सही नहीं थी और इसी वजह से जो है वो डिफेक्ट बना और उनकी ही वीकनेस बनी। सेल्फ गवर्नमेंट डीजेनरेटेड इनटू मिस गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट Self government degenerated into misgovernment and enabled their powerful neighbors Macedon and Rome to conquer them all। सेल्फ गवर्नमेंट, वो खुद गवर्न करना चाहते थे और खुद ही गवर्न कर रहे थे। तो वो क्या हुआ, वो मिस गवर्नमेंट में जनरेट हो गई, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, हर कोई गवर्न करना चाहता था, हर कोई गवर्न करेगा तो भाई स्टेट कहाँ जाएगी, किस किस की जो है सुनेगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो डीजनरेटेड इनटू मिस गवर्नमेंट। तो इस वजह से मेसिडोन और रोम ने इनको कांक्यर कर लिया। उसके बाद जी, रोम की हमने बात की कि रोम ने इनको कांक्यर किया, कैसे किया और वो क्या थे ये रोमन, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, लाइक ग्रीक, इटली में भी ऐसा ही सिस्टम जो कि सिटी स्टेट का था, वो वहाँ पे पखेड़ा हुआ था और वहाँ पे रोमन की हुकूमत थी। लाइक ग्रीक्स मोनार्की एरिस्टोक्रेसी। अच्छा, ग्रीक की तरह ही इनकी भी ग्रेजुअल जो है एवोल्यूशन हुई है। कैसे हुई है? पहले ये मोनार्क थे, फिर एरिस्टोक्रेट हुए, फिर रिपब्लिक हुए, देन फाइनली एम्पायर में ये तब्दील हो गए। एक्सटेंडेड द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ सिटीजन्स। सिटीजन को इन्होंने राइट्स और प्रिविलेजेस दिए। पॉलिटिकल राइट्स रिजर्व फॉर ओल्ड सिटीजन्स। देखिए, इनकी जैसे बता के आया कि मैं इन्होंने ग्रीक्स को कॉन्क्यूर किया था, तो इसी तरह ये कॉन्क्यूर किया करते थे। जहाँ भी इनको फाइंड होता था कि किसी कौम को, किसी जगह को, किसी इलाके को ये कॉन्क्यूर कर सकते हैं, तो ये कॉन्क्यूर कर लेते थे। तो फिर क्या करते थे, उनको कुछ राइट्स दिया करते थे जो कि सिविल राइट्स होते हैं। एक आम आदमी, एक सिटीजनशिप के जो राइट होते हैं वो उनको देते थे। लेकिन पॉलिटिकल राइट्स और जो दूसरे राइट्स होते हैं वो सिर्फ अपने ओल्ड सिटीजन्स, जो कि एक जो कहते हैं कि पेरेंट, जो एक उनकी स्टेट थी, उनके पास रिजर्व थे और वो ही जो है पॉलिटिकल डिसीशंस लिया करते थे। यूनिवर्सल लॉ था। यूनिवर्सल लॉ की यहाँ पे का मतलब ये है कि universal law before which all citizens were equal।
इन्होंने यूनिवर्सल लॉ तो कहा कि सारे सिटीजन्स इक्वल होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। क्योंकि पेरेंट जो इनकी स्टेट थी वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स और दूसरे जो अहम डिसीजंस के जो राइट थे उनके पास थे। तो इस वजह से हम नहीं कह सकते, लेकिन जो कि ये जो स्टेट्स ये ऑक्यूपाई करते थे, कॉन्क्योर करते थे, वहाँ पे जो ये हैं वहाँ पे कह सकते हैं कि जो सिटीजनशिप के जो राइट्स हैं या जो कि सिविल राइट्स हैं, वहाँ पे शायद वो इक्वल राइट्स की बात की गई हो। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग एंड फर्म एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मशीनरी। देखिए ये एम्पायर में कन्वर्ट हुए तो उसमें ज़रूर कुछ ऐसी खसूसियात होंगी इनमें कि ये एम्पायर तक पहुँचे। तो यही बात थी कि इनके पास स्ट्रॉन्ग एंड फर्म एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी। ये स्ट्रॉन्ग थे और एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से ये कामयाब हुए एम्पायर तक पहुंचने में। अच्छा, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर फ्लोरिश, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनकी अच्छी थी तो ये हर चीज़ में कामयाब होंगे, तो यही हुआ। और इन्होंने ट्रेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में भी इन्होंने बड़ा ही अच्छा जो है काम किया। देयर वर आल्सो इश्यूज इनमें भी थे, ऐसा नहीं था कि ये इश्यूज से खाली हो। ये भी बड़े ही इनके 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 पास इनके साथ भी बड़े इशू थे। तो कौन कौन सी डिनायल ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी, जो ये कॉन्क्योर करते थे दूसरी जो शहर इलाके, तो उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं देते थे, जिनकी वजह से वहाँ भी रिवोल्ट जनरेट हुआ। द डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे उन्होंने ख़त्म कर दी। सॉलेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, हैवी टैक्सेशन, depraved ruling classes, slavery, religious persecution, and irresponsible despotism। तो ये सारी जो है वीकनेस थी इनमें, तो जिनकी वजह से इनको भी बड़ा ही नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपने जो मैंने समझाने की कोशिश की है आपने समझा होगा, और इन सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इनको आपने क्रिटिकली थिंक करने की कोशिश की होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, या किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं और उस पर अपने व्यूज़ और उस पर मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड करूं और पोस्ट करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और अपने व्यूज़ भी बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर लेक्चर सही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि लेक्चर आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से डिलीवर किया है। अगर कोई इसमें चेंजेस आप चाहते हैं तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये था आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।